आपको होस्ट बना दिया मैंने। ठीक है, एनोटेशन बंद कर देना यार बाकी लोगों के लिए। क्या हुआ? एनोटेशन बंद कर देना बाकी लोगों के लिए, ताकि वो यूज टाइम वगैरह यूज ना कर मैंने पाए। आपको बना दिया होस्ट। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है ना? आंसर राइटिंग पे एक्सरसाइज ओके। कर दो। डॉक इज ऑलरेडी रेडी। तो जैसे दो लोग जाके इफ यू हैव डन यू आर नॉट गोना
हेलो एवरीवन। आप सब लोगों को आवाज आ रही? एक बार सब लोगों को आ जाने देते हैं। स्टार्ट बाय 5। ठीक है।
गुड इवनिंग एवरीवन। आप लोगों को आवाज आ रही है? बस थोड़ी सी देर और रुकते हैं सब लोगों को, एंड देन विल स्टार्ट। ओके। हेलो एवरीवन। आई नो आप लोगों का माइक ऑन नहीं हो रहा होगा, बिकॉज मीटिंग में आप लोगों का माइक को ऑफ रखा गया, सो दैट वी कैन हैव अ मीनिंगफुल डिस्कशन बाद में। पहले एक बार मैं कुछ चीजें आप लोगों को बताऊं, कुछ रूल्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है? तो आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं वो आप लोग लिख लीजिए, ठीक है, एक बार कहीं पे भी। जैसे मीटिंग ऑफ जब डिस्कशन खत्म हो जाएगा उसके बाद यू कैन डिस्कस इट विद मी, ठीक है? जो भी डाउट्स हैं आप लोग लिख के रख लीजिए, ठीक है? लास्ट में एंड ऑफ द मीटिंग के अंदर हम लोग वो डिस्कस कर लेंगे। मेरा नाम अभिषेक सिंह है, एंड आई एम गोइंग टू बी योर होस्ट फॉर दिस वेबिनार। ये सेकेंड वेबिनार है आपका, है ना? ठीक है। एक बार बाकी लोगों को ज्वाइन होने देते हैं एंड देन विल स्टार्ट। ठीक है, मिनट और रुकते हैं फिर बस स्टार्ट करते हैं।
चलिए शुरू करें। क्या आई नो आप लोगों के पास बहुत सारे क्वेश्चंस है, ठीक है, बट वी आर गोइंग टू डिस्कस योर क्वेश्चंस, योर क्वेरीज, योर डाउट्स एट द एंड ऑफ दिस मीटिंग, ठीक है। तो जो भी डाउट हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जो भी आपके इश्यूज हैं, वो एक बार लिख के रख लीजिए ताकि एंड ऑफ द मीटिंग के अंदर आप डिस्कस कर सकें। इज दैट क्लियर? चलो ठीक है। तो जो लोग नए आए हैं उन लोगों के लिए मैं बता देता हूँ, मेरा नाम अभिषेक अभिषेक सिंह है, ठीक है। और आई नो इससे पहले आप लोगों का एक सेशन और हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर आपको काफी कुछ चीजें बताई गई होंगी रिगार्डिंग प्रारंभ 2028। आप लोगों को आवाज आ रही है क्लियर मेरी? ठीक है। एंड स्लाइड शो दिख रहा है आपको कंप्लीटली? स्लाइड्स दिख रही है ना? ग्रेट। चलिए, सो आज हम लोग डिस्कस क्या करने वाले हैं बेसिकली, कि यूपीएससी है क्या, यूपीएससी के आसपास की जो छोटी मोटी चीजें जिन बारे में बच्चों को सवाल होते हैं, उन सवालों को हम करने वाले हैं। एंड एट द एंड हम लोग ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि मेंटरशिप का क्या रोल रहने वाला है आपके लिए, ठीक है। ड्यूरिंग आपकी पूरी प्रिपरेशन में मेंटरशिप कैसे हेल्प करेगी, ठीक है। आप जो 3 साल अपना प्रिपरेशन करोगे, उन 3 सालों के अंदर कैसे आपको मेंटरशिप जो है गाइड करेगी, कैसे हेल्प करेगी, ठीक है। इंटरेक्टिव सेशन रहेगा। मैं चाहूंगा कि आप लोग चैट के थ्रू अपने व्यूज हैं, जो भी आप बात कहना चाहते हैं, वो चैट के थ्रू कन्वे करते रहे, क्योंकि मैं चैट कंटिन्यूसली रीड करता रहूंगा। तो जो बोल रहा हूँ, आप हैंड रेज करके या चैट के थ्रू अपना मुझे दे सकते हो। चलो, सो बेसिकली हम लोग आज क्या क्या करने वाले हैं कि एक, तूने प्रारंभ में एडमिशन लिया है, ठीक है, तो प्रारंभ आपकी प्रिपरेशन को कैसे सपोर्ट करने वाला है, एक चीज तो हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि प्रारंभ पूरा कोर्स, जो होल कोर्स है, ये आप कैसे आपकी प्रिपरेशन सपोर्ट करेगा। दूसरी चीज, काफी लोगों के बच्चों के बीच में ये सवाल होता है कि सेल्फ स्टडी हम लोग करें, ठीक है, क्लास के अंदर जो पढ़ाया जा रहा है वो ठीक है, बट उसके साथ साथ में सेल्फ स्टडी करना कैसे इंपॉर्टेंट है, और क्लासरूम की स्टडी को, क्लासरूम की लर्निंग्स को सेल्फ स्टडी को कैसे कंबाइन किया जाए, दोनों चीजों को हम लोग देखेंगे। इसके अलावा कुछ डेटा हम लोग देखेंगे कि सेकंड जो एनुअल रिपोर्ट थी यूपीएससी की, उसके अकॉर्डिंग कैसे कैसे यूपीएससी का ट्रेंड चेंज हो रहा है, हम लोगों को एक्लेमेटाइज करने की जरूरत है, कैसे हम लोगों को अपनी अपनी चीज अपनी प्रिपरेशन के अंदर चेंज लाने की जरूरत है, ठीक है। साथ साथ में ये भी देखेंगे कि एनसीईआरटी से, आई एम श्योर अभी आप लोगों को एक ब्रिज कोर्स दिया गया होगा, जिसके अंदर आप लोग जो अभी आपकी रीसेंट स्टडी, जो आपका पोजीशन है, वहां से लेके एडवांस स्टडीज के बीच का जो गैप है, उसको फिल करने के लिए आप लोग ब्रिज कोर्स कर रहे होगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई एम श्योर, आई एम होपिंग कि आप सब लोग कर रहे हो, राइट, कर रहे हो ना वो कोर्स, ले रहे हो प्रॉपर, ठीक है। बिकॉज क्लासेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जैसे आप आपकी ऑफिशियल क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो आपको जो चीजें इंपॉर्टेंट जरूरी है, आपके पास कॉमन अंडरस्टैंडिंग इन चीजों की होनी चाहिए, वो कॉमन अंडरस्टैंडिंग आपको इन्हीं ब्रिज क्लासेस से मिले, ठीक है। तो एनसीईआरटी का क्या इंपॉर्टेंस है, वो कैसे इस साल का जैसा पेपर हम लोगों ने देखा, तो एनसीईआरटी की सिर्फ एनसीईआरटी से बहुत सारे सवाल निकल के आए, ठीक है। तो वो उन क्वेश्चंस को पहचानना, एनसीईआरटी के अंदर उन चीजों को देखना, कैसे इंपॉर्टेंट पहचाने, ये चीज हम लोग देखेंगे। एंड एट द एंड हम, जैसे मैंने बताया कि मेंटरशिप आपकी जर्नी के अंदर कैसे हेल्प करने वाला है, वो हम लोग देखने वाले हैं। सो सबसे पहले एक चीज जो इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों ने प्रारंभ ज्वाइन किया है, ठीक है। सो फर्स्टली आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू कि आप लोगों ने एक 3 साल का एक ऐसा कोर्स ज्वाइन, जिसके अंदर आप इतने, कॉन्ग्रेचुलेशन इसलिए कि आप इतने डेडिकेटेड हो, आपने 3 साल अभी से, मतलब एट द वेरी बिगनिंग ऑफ योर करियर, आपने अभी से ज्वाइन कर लिया है, आपने ये चीज बना लिया अपने दिमाग में कि मुझे आईएएस बनना है, मुझे आईपीएस बनना है, मुझे आईएफएस बनना है, ठीक है। इज अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि मैं अपनी खुद की बात करूं तो जब मैं कॉलेज में फर्स्ट ईयर में आया था, तब मुझे नहीं पता था कि मैं आगे क्या करने वाला हूं, मुझे बस ये पता था कि डिग्री है
और ये डिग्री कंप्लीट करूंगा मैं। तो आपके लिए जब उनको देखता हूँ तो आप यू गाइस आर वेल अवेयर, आप लोग है कि आपको आगे जाके करना क्या है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। सो प्रारंभ उस चीज के अंदर कैसे आने वाला है, जो आपका कोर्स है ये आपको कैसे हेल्प करेगा। फर्स्टली आप लोगों को स्ट्रक्चर्ड लर्निंग मिलेगी प्रारंभ से। स्ट्रक्चर्ड लर्निंग का मतलब एक अप्रोच है, पूरा एक एंटायर सिलेबस को सिस्टमेटिकली डिवाइड किया गया है 3 सालों के बीच में, जिसके अंदर पहले साल में आपको बेसिक्स पढ़ाया जाएगा, सेकंड ईयर के अंदर एडवांस चीजें पढ़ाई जाएगी, जिसमें उनको इंटर रिलेट करना सिखाया जाएगा। ठीक है, तो ये 3 साल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले, जिन तीनों सालों के अंदर अगर आप डेडिकेटेडली पढ़ते हो, ठीक है, और जो चीजें जो डिमांड है सिलेबस की उसको पूरा करते हो, तो आई कैन अश्योर यू कि नोबडी इज गोइंग टू स्टॉप यू फ्रॉम पासिंग यूपीएससी सीएससी एग्जाम। कोई नहीं रोक सकता अगर ये 3 साल आपने एकदम रच के मेहनत कर ली। ठीक है, जैसा कोर्स के अंदर बताया गया है, जैसा टीचर्स आपसे डिमांड कर रहे हैं और जैसा सिलेबस आपसे डिमांड कर रहा है, उतना अगर आपसे आपने उसने कर लिया तो मैं आपको अश्योर करता हूँ कि आपका यूपीएससी का सिलेक्शन कहीं नहीं रुकने वाला। जो आपका ड्रीम, उनका ड्रीम है, चाहे अभी आपने सोचा है कि आपको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, आईएफएस बनना है, तो वो चीज कहीं नहीं रुकेगी, आप बन जाओ। ठीक है, तो फर्स्टली यू हैव टू प्रॉमिस मी कि सर हम लोग उतना डेडिकेशन करेंगे, उतनी पढ़ाई करेंगे, उतना हार्डवर्क देंगे जितनी जरूरत है। तो क्या आप लोग तैयार हो इस चीज के लिए? आर यू गाइस रेडी फॉर दैट? बिकॉज इट इज गोइंग टू रिक्वायर a lot of dedication and a lot of hard work. ग्रेट, मेरे को बहुत सारे आंसर देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, यस सर, यस सर। ठीक है, अमेजिंग। चलो ठीक है, दूसरी चीज आपको जो प्रारंभ के अंदर मिलने वाली है वो चीज है मेंटरशिप। ठीक है, तो मेंटरशिप क्या है? वी हैव अ डेडिकेटेड टीम्स ऑफ एक्सपीरियंस मेंटर्स, जिसके अंदर जिन लोगों ने इंटरव्यू तक पहुंचे हैं, जिन लोगों ने इस प्रोसेस को थ्रू आउट बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस किया है, ये वो लोग हैं जिन्होंने इस प्रोसेस के अंदर इस एग्जाम को बार बार दिया है, जिसके अंदर इन्होंने प्री क्लियर किया है, मेंस क्लियर किया है, इंटरव्यू प्रोसेस तक किए। अनफॉर्चुनेटली उन लोगों के एग्जाम इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ या कहीं किसी ना किसी प्रोसेस के अंदर वो लोग रुके, बट दे हैव एक्सपीरियंस विच दे कैन शेयर विद यू। ठीक है, वो एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ काम आएगा। तो वो मेंटर्स, जब आप अपने डाउट्स लेके उन मेंटर्स के पास जाओगे, उनसे पूछोगे कि सर मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही है, मेरी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, मेरे को प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है, मुझे नोट्स कैसे बनाने, ये सारी चीजें वो मेंटर्स आप गाइड करेंगे। ठीक है, सो मेंटरशिप इज ऑल इन ऑल गोइंग टू प्ले अ वेरी ह्यूज रोल इन योर यूपीएससी प्रिपरेशन। ठीक है, तीसरी चीज जो प्रारंभ आपको देने वाला है दैट इज योर क्वालिटी नोट्स एंड मटेरियल्स। आप लोगों को ब्लैक बुक्स आप लोगों को डिलीवर हुई होंगी घर पे, हुई है ना? घर पे बुक्स डिलीवर हुई होंगी, तो वो क्वालिटी मटेरियल है, वो क्वालिटी नोट्स है। वो क्वालिटी मटेरियल्स को आपको क्या करना है, अपनी क्लासेस के साथ साथ रीड करना है। जब आप क्लास ले रहे हो, अपनी क्लास में पढ़ाई जो टॉपिक सर ने पढ़ाया, उसके बाद आपको जाके वही टॉपिक एक स्टैंडर्ड बुक से पढ़ना है जो आपको बुक डिलीवर की गई है, ताकि आपको अगर क्लास में कुछ चीजें, कुछ माइन्यूट फैक्चुअल डिटेल्स जो होती हैं वो छूटती हैं। ठीक है, कुछ कुछ चीजें टीचर बताता है, इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं, कुछ फैक्चुअल जो कॉन्सेप्ट होता है वो टीचर बताता है, बट उसके साथ साथ में कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको याद करनी होती, वो याद करने वाली इंफॉर्मेशन किताब में होती है। ठीक है, तो आपको इन दोनों को मिक्स करके कंबाइन करके अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं। और वही वो नोट्स आपके लिए क्या है, वो आपके लिए एक तरीके से ऐसा गुरु मंत्र है जो आपको यूपीएससी क्लियर कराएगा। वही नोट्स आपके साथ रहेंगे, उन्हीं को आप रिवाइज करना है, उन्हीं को शॉर्ट नोट्स बना के आपको प्रीलिम्स के थ्रू आउट प्रिपरेशन करनी है उसी से। तो वही नोट्स आपके लिए एक क्या कह सकते हैं कि एक ब्रह्मास्त्र है। ठीक है, तो आपको नोट्स कैसे बनाने, आपके नोट्स, आपके क्लास के नोट्स, क्लास नोट्स प्लस जो मटेरियल आप पढ़ रहे हो, इन दोनों को कंबाइन करके। आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग दैट, राइट? ठीक है, तीसरी चीज जो आपको प्रारंभ से मिलने वाला है दैट इज अ रेगुलर शेड्यूल। आपकी रेगुलर बेसिस पे क्लासेस होंगी, तो आपको डिसिप्लिन मिलेगा कि हाँ मेरे को रोज उठ के 8 बजे ये मेरी क्लास स्टार्ट होने वाली है, मेरे को इस क्लास में बैठना है लाइव। ठीक है, मेरे सामने टीचर होगा जो मुझे पढ़ाएगा, सो इट विल बी अ क्लास लाइक एनवायरमेंट। बट आपको खुद की तरफ से जो इंश्योर करना है वो ये है कि आपको खुद को डिसिप्लिन रहना है। आपको अगर सुबह 8 बजे उठना है तो उठना है, क्लास लेनी है तो लेनी है। ये नहीं होना चाहिए कि आलस हो गया यार, आज नहीं ले पाऊंगा, आज मेरा फीवर आ रहा है, मेरे को आज मेरे को बुखार है, आज मेरी तबीयत खराब है, आज मेरे को चक्कर आ रहे हैं, नहीं, ये नहीं करना है।
अगर जेन्युइनली बहुत ज्यादा तबीयत खराब है दैट आई कैन अंडरस्टैंड, बट आपको ये कोशिश करनी है अपनी तरफ से कि आप उस शेड्यूल को, जो आपको शेड्यूल दिया जा रहा है, उस शेड्यूल को follow करो। जितना रिगरसली आप उस शेड्यूल को फॉलो करोगे उतना आपके लिए बेहतर है, ठीक। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पीयर ग्रुप। पीयर ग्रुप का मतलब समझते हैं सब लोग? पीयर ग्रुप मतलब आप सब लोग आपस में, जो आपकी क्लास है, जो आपके आसपास आपके सहपाठी है, आपके दोस्त हैं, आपके जो आपके साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो लोग, उन लोगों से आप क्या सीख सकते हो। सो जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जब मैं एग्जाम देने जा रहा था अपना मेन, ठीक है, तो मेरे साथ मेरे दो दोस्त और थे। हम लोग कुछ टॉपिक डिस्कस कर रहे थे एंड मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू था उस टॉपिक को लेके, और मैंने सोचा था कि अगर ये क्वेश्चन आता है तो मैं यही आंसर लिखूंगा, ठीक है। बट जो मेरे दो दोस्त थे जिनसे मैं बात कर रहा था, उन्होंने मेरे को दो नए पर्सपेक्टिव और दिए आंसर लिखने के लिए, ठीक है। तो जो उन दो पर्सपेक्टिव्स को जब मैंने इनकलकेट किया अपने आंसर में, तो कितना बहुत सुंदर आंसर बना था उस वजह से। और आई एम श्योर उसकी वजह से मेरे को बहुत अच्छे मार्क्स मिले और इसी वजह से मैं इंटरव्यू तक पहुंच पाया, ठीक है। तो जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को जब आप इनकलकेट करते हो अपने ही साथ वाले लोगों के साथ, क्योंकि हो सकता है जैसे तरुण का कुछ परसेप्शन हो सकता है किसी चीज को लेके, शशि का कुछ और हो सकता है, तो आप सब लोग आपस में जब अपने अपने परसेप्शन टॉपिक को लेके आओगे, तो उनको करके एक साथ मिला के कुछ जो नई चीज बनेगी उसको आंसर के फॉर्म में लिखना है, आपस में एक दूसरे से सीखना, डिस्कशंस करना। ये डिस्कशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं थ्रू आउट यूपीएससी जर्नी, क्योंकि आपका एक परसेप्शन है, दूसरे इंसान का एक परसेप्शन है, ठीक है, उसको मिला के एक जबरदस्त चीज बनती है। थीसिस प्लस एंटीथीसिस बिकम्स सिंथेसिस, ठीक है। तो अब आपको मेरे ख्याल से समझ में आया होगा कि प्रारंभ का क्या रोल है, राइट? सबको समझ में आया? सबको क्लियर है? ठीक है। टू एनीवन, कोई ऐसा है इंसान यहाँ पे जिसको कुछ पूछना है इससे रिलेटेड? You guys can raise your hand if you want to ask something. हाँ सौम्या, पूछिए। सौम्या, आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। यादव, आप अपना डाउट पूछ सकते हो। मेरे को आपको पूरा नाम नहीं पता क्योंकि आपने यहाँ पे नाम अपना यादव डाल रखा है, तो यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। हेलो, हाँ सौम्या, गुड बताइए। इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर ये पूछना था कि जो आप ये पीयर्स ग्रुप का बताएं आप, ये कैसे होगा सर? ये मतलब कैसे मतलब डिस्कशन करना होगा तो कैसे होगा ये? सो वी हैव वेरियस प्रोग्राम्स, ठीक है, जिसके थ्रू आप लोगों के डिस्कशंस कराए जाते हैं। आप लोगों के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज प्रिपेयर की जाती हैं, जिसमें से एक पीयर ग्रुप लर्निंग का प्रोग्राम भी है, जिसमें क्या करते हैं, बच्चों को कुछ कॉमन टॉपिक देते हैं, उनको ग्रुप में डिवाइड करते हैं और उनको बोलते हैं कि इस टॉपिक पे आप तैयार करो कुछ अपना मटीरियल एंड यू हैव प्रेजेंट इट, ठीक है। तो इस तरीके हाँ, की कुछ कुछ छोटी एक्टिविटीज हम लोग प्रिपेयर कराते हैं ताकि बच्चे आपस में इंटरेक्ट कर पाए और कुछ फ्रूटफुल निकल पाए उस चीज से। गॉट यस इट? सर। यस सर, थैंक यू सर। दीपक, आपको क्या पूछना है? आप भी पूछते हो। सर जैसे आपने मेंशन किया था कि लास्ट टाइम भी अब जूम मीटिंग हुई थी, बट उसका रिकॉर्डेड फॉर्म मिलेगा क्या? आई एम नॉट श्योर, बट रिकॉर्ड एक बार मैं मैनेजमेंट से बात करता हूँ, अगर रिकॉर्डेड फॉर्म अवेलेबल होगा तो दैट विल बी अपलोडेड टू योर पोर्टल, ठीक है। चलिए, लेट्स मूव ऑन। हेलो। हाँ यादव, बताइए। आपका नाम मेरे को नहीं बताया बिकॉज आपने अपना सरनेम मेंशन किया है, तो आप प्लीज यस पहले सर। अपना नाम बता दीजिए। सर मैं ये पूछना चाहता था कि जैसे कि अब हमारी क्लास होंगी चालू, तो सर हम मतलब रेगुलर कॉलेज करें या डमी करें? सॉरी? हम कॉलेज रेगुलर जाएं या डमी करें? नहीं नहीं, कॉलेज जैसे आप रेगुलर, आपका 3 साल का कोर्स है, ठीक है।
तो आप यस कॉलेज सर। अगर रेगुलर कोर्स भी करेंगे, रेगुलर क्लासेस भी लेंगे, तो भी उसमें कोई इश्यू नहीं है, बिकॉज आप यू गाइस कैन मैनेज। ठीक है, आपकी क्लासेस डेली बेसिस पे एक क्लास होनी है और साथ में आपका कॉलेज है, तो इतना तो हम मैनेज कर सकते हैं ना। सर क्लास कब से चालू होंगी? हाँ जी। क्लास कब से चालू होंगी? क्लासेस एक बार ये ब्रिज कोर्स आपका जो हम लोग बस बच्चों से यही पूछ रहे हैं कि ब्रिज कोर्स जैसे कंप्लीट होता है, वी विल स्टार्ट द क्लासेस एंड इट इज गोइंग टू बी, मतलब बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी ही स्टार्ट होंगी आप लोगों की क्लास। यस सर, थैंक यू सर। चलिए, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, अब सबसे बड़ी चीज बच्चों के बीच में डिस्कशन होता है कि सेल्फ स्टडी से नहीं हो सकता क्या हम लोगों का? अगर मैं घर बैठ के पढ़ाई करूं और कोचिंग नहीं लूं तो नहीं होगा क्या? बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि कोचिंग आपकी उसमें पढ़ाई के अंदर कोई आपको हेल्प नहीं करता है, ऐसा नहीं है। कोचिंग क्या करता है? कोचिंग आपको गाइड करता है। जैसे बहुत बार क्या होता है कि आप अभी अभी आप 12th से बाहर आए हैं, बहुत सारे बच्चे हैं फर्स्ट ईयर के अंदर आए, तो दे नीड गाइडेंस। ठीक है, वो गाइडेंस का काम करता है कोचिंग, क्योंकि कोचिंग आपको सही रास्ता दिखाएगा, रास्ते में चलने का काम आप ही का है। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी से बिल्कुल, और सेल्फ स्टडी आपको करनी पड़ेगी। क्लासेस के बाद जब जाके आप पढ़ने बैठोगे, तो कोई अगर ये आ रहा है यहाँ पे कि मेरे को कोचिंग से आईएएस बना दिया जाएगा, तो वो गलत सोच रहा है। कोचिंग नहीं बनाएगा। ठीक है, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट पूरे मार्केट के अंदर ये गारंटी नहीं दे सकता कि वो आपको आईएएस बना देगा, बशर्ते आप खुद से सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट नहीं करोगे। एंड दिस इज अ फैक्चुअल ट्रुथ। कोई कोचिंग स्टडी नहीं बोलता ये, और अगर वो बोल रहा है तो वो गलत बोल रहा है। ठीक है, मैं आपको तैयार कर सकता हूँ पढ़ने के लिए, मैं आपको बोल सकता हूँ पढ़ने के लिए, मैं आपको पढ़ने की चीजें प्रोवाइड कर सकता हूँ, मैं आपको मोटिवेशन दे सकता हूँ, बट एट द एंड आपको पढ़ना खुद से पड़ेगा। ठीक है, तो पढ़ने सेल्फ स्टडी की आदत आपको डालनी पड़ेगी। ठीक है, सो इवन दो विदाउट, इफ अगर कुछ बच्चे कोचिंग के विदाउट भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। अगर आप कोचिंग के साथ भी करोगे तो भी आपको सेल्फ स्टडी तो करनी पड़ेगी। दैट क्लियर? ठीक है, अब क्योंकि कोचिंग कोचिंग के साथ क्या है ना, कोचिंग के साथ आपको मिलता है मेंटरिंग। एक ऐसा इंसान जिसको एक्सपीरियंस है सारी चीजों का, उसने प्रोसेस को, उसने पूरे एग्जाम को थ्रू आउट देखा है, उसको पता है प्रीलिम्स के अंदर क्या करना है, मेंस में कैसे पढ़ाई करनी है, इंटरव्यू में कैसे जवाब देने हैं, ये सारी चीजों से अच्छे से पता है। ठीक है, अब प्रीलिम्स के अंदर फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बताऊं, प्रीलिम्स के अंदर क्या करते हैं कि आप जब पूरा कोर्स पढ़ते हो, ठीक है, तो उसमें आप हर चीज को नहीं पढ़ के जाते हो वहां पे। आप छोटी छोटी डिटेल्स, जो फैक्चुअल डिटेल्स हैं या कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग्स हैं, उनको देखते हो सिर्फ। ठीक है, तो क्या करते हो प्रीलिम्स से पहले 100 दिन पहले, मैं ये मेरी स्ट्रैटेजी कि पहले जब आप एक शॉर्ट नोट्स बना लो खुद के, जो मेजर नोट्स हैं आपकी क्लास के नोट्स हैं और जो कंसोलिडेशन से आपने नोट्स बनाए, उससे एक शॉर्ट नोट्स बनाओ अपने पूरे सब्जेक्ट के। तो एक सब 15 to 30 पेजेस के अंदर आपके नोट्स बन जाते हैं। उन्हीं 15 to 30 नोट्स पेजेस के नोट्स आपको बार बार रिवाइज करना होता है, जिसमें सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, सारे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो उन्हीं को आप बार बार रिवाइज करोगे। तो ये चीज बताएगा कौन आपको? ये चीज बताने का टीचर्स और मेंटर्स। ठीक है, मेजरली मेंटर्स, क्योंकि टीचर्स आपको पढ़ा के चले जाएंगे। अब आपको कोई भी चीज में डाउट आ गया, आप किससे पूछने जाओगे? आप पूछने जाओगे अपने मेंटर से। अब मेंटर्स से कैसे पूछने जाओगे? आप तो ऑनलाइन क्लासेस में हो। तो आप लोगों को एक फैसिलिटी दी जाती, सीआर की, मेंटरशिप कॉल रिक्वेस्ट। तो जब आप अपना पोर्टल खोलोगे, तो वहां पे एक बहुत बड़ा बैनर आता है, उस बैनर पे लिखा होता है गेट अ कॉल बैक फ्रॉम मेंटर। उस पर क्लिक करोगे तो एक गूगल फॉर्म होता है। आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? आवाज ऐसा तो नहीं है कि कहीं आवाज नहीं आ रही है? सबको आवाज आ रही है? देयर वाज समवन जिसने बोला कि नहीं आवाज आ रही है। जिसको आवाज नहीं आ रही है, आई गेस बाकी लोगों को आ रही है, बीच में जिनको नहीं आ रही है वो उनको शायद तक उनके नेटवर्क पे इशू आ रहा है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें बताएगा कौन? मेंटर बताएगा। ठीक है, और मेंटर तक पहुंचने के लिए आपके पास एक सिंपल सा काम है, आप क्या करना है, वो एमसीआर फॉर्म भरना है। आप अपने पोर्टल पे जाइए, वहां पे एक बड़ा सा बैनर होगा क्लासेस, ऑल क्लासेस के अंदर। वहां पे क्लिक करेंगे तो एक गूगल फॉर्म खुलेगा। आप अपना अकेडमिक क्वेरी, जो भी आपका सपोज ज्योग्राफी में कुछ समझ में नहीं आया, तो आप वहां पे लिख के दे दीजिए कि सर मुझे ये ज्योग्राफी में समझ में नहीं आया, प्लीज, एंड द मेंटर विल कॉल यू बैक। ठीक है, उसके बाद आप अपने मेंटर से बात कीजिए। जो भी आपका डाउट है वो डाउट आप उनसे पूछिए, और वो आपका डाउट कर देंगे।
ठीक है। और ये जो सर्विस है, ये जो मेंटरिंग है, ठीक है, ये आपको थ्रू आउट योर कोर्स, यानी 3 साल का जो ये आपका कोर्स है, ये तीनों कोई मेंटरिंग मिलेगी। ठीक है। जब आपको जरूरत पड़े, तब जिस टाइम पीरियड में आपको जरूरत पड़े, जब आप बोलते हो कि मेरे को 1 से 4 के बीच में कॉल कीजिए प्लीज, ये टाइम पे फ्री नहीं होता हूँ, तो उस टाइम पे आपको आपके मेंटर कॉल करेंगे, आपसे बात करेंगे। आप डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, आपको मोटिवेशन नहीं आ रहा है, आपके मेंटर आपसे बात करेंगे। ठीक है। तो इसलिए मेंटरशिप जरूरी है। सेल्फ स्टडी आपको करनी पड़ेगी, प्लस साथ में गाइडेंस जरूरी है, और वो गाइडेंस आपको मेंटर्स देंगे। ठीक है। चलिए, अब सेल्फ स्टडी को कंबाइन कैसे करेंगे हम लोग विद योर क्लासरूम लर्निंग। ठीक है। अब कोचिंग आपको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है कि आपको बता दिया कि ये चीजें हैं, ये सिलेबस है, सिलेबस के अंदर ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी के अंदर आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है, फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ना है, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना है। ठीक है, ये सारी चीजें पढ़नी। अब इसके अंदर छोटे छोटे टॉपिक्स डिवाइड कर दिए, ये सारा स्ट्रक्चर आपको कोचिंग ने दे दिया, बट इसको पढ़ने का काम कौन करेगा? चलो, टीचर ने आके आपको कॉन्सेप्ट भी दिया, ठीक है, बट पढ़ेगा कौन? पढ़ना तो आप ही को है ना। वो सेल्फ स्टडी आप करोगे, और वो सेल्फ स्टडी आपको डेप्थ प्रोवाइड करेगी। ठीक है। उस टीचर ने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया, ठीक है, टीचर जब आपको पढ़ा रहे हैं तो हो सकता है कि ज्योग्राफी के अंदर आपको उन्होंने पढ़ाया टॉर्नेडोज या सुनामी पढ़ा दिया। अब सुनामी को आपने कॉन्सेप्ट समझा दिया कि सुनामी आती कैसे, बट उसके पीछे के फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कि लास्ट टाइम सुनामी कहाँ आई थी, ठीक है, 2004 के बाद क्या क्या इश्यूज आए, क्या क्या उसके बाद सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए गए, तो ये सारी चीजें आपको बुक के थ्रू मिलेंगी। ठीक है। एंड जैसे बोला जाता है ना कि बुक क्या है, उसकी होती है इंसान की सबसे सबसे अच्छी दोस्त होती है। वही चीज आपको सोच के चलनी कि आपकी बुक्स आपकी सबसे अच्छी दोस्त, ये आप ही के लिए बेहतर है कि आप बुक्स पढ़ो घर जाके। तो जो कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है, एक चीज ठान लो आज से कि जो कोचिंग में आज पढ़ाया गया आपको टॉपिक, जो भी आपको पढ़ा, उस टॉपिक को आपको किताब से जाके पढ़ना है करके। अगर आप घर पे जाके उसको किताब से पढ़ लोगे, तो आपका वो टॉपिक ऑल फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन इट विल बी क्लियर। आपको कभी कोई डाउट नहीं आएगा, और इन केस डाउट आता है तो मेंटर्स हैं। ठीक है। फिर दूसरी चीज, क्लासेस के दौरान, क्लास शुरू होने से पहले हर टीचर आपको रिकॉल एंड रिविजन्स करवाएंगे, ताकि जो लास्ट क्लास में पढ़ाया गया है वो आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर सुबह सुबह पहली क्लास के अंदर आपको रिवाइज करवाया जाएगा क्लास से पहले। ठीक है। टीचर आपसे जो लास्ट में पढ़ाया उसको रिकॉल कराएगा, कि बताएगा कि हाँ कल कल हमने ये सारी चीजें बात करी है इन इन चीजों के, और वो हो सकता है आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछें, और उन क्वेश्चंस के आप आंसर थ्रू चैट दे सकते हो। ठीक है। तीसरी चीज, आपको फ्लेक्सिबल लर्निंग का मौका मिलता है सेल्फ स्टडी से। आपने क्लासेस के अंदर पढ़ लिया, अब आपको जरूरी नहीं कि उसी टाइम पढ़ना है। स्कूल के अंदर क्या होता था, सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 2 बजे, दोपहर 2 बजे तक पढ़ना ही है वहां बैठ के। बट यहाँ ऐसा नहीं है, आपने क्लास ली, अपनी क्लास लेके आप घर पे बैठे हो, आपका जब मन कर रहा है, आपने एक अपना शेड्यूल बनाया, उस शेड्यूल के हिसाब से आपने पढ़ना स्टार्ट किया। एंड ऑल ऑफ यू, आई एम इंसिस्टिंग यू कि एक काम जरूर करना कि अपने लिए एक शेड्यूल बना लेना डेली बेसिस, कि मैं सुबह 8 से 10 ये करूंगा, 10 से 12 ये करने वाला हूँ, उसके बाद 12 से 2 मैं लंच करूंगा, जो जो भी करूंगा। इस तरीके से एक कंप्लीट डिवाइड शेड्यूल बनाओगे पेपर फॉर्मेट में। ठीक है। और जहाँ की स्टडी टेबल है उस पर जाके पेस्ट कर दोगे। ठीक है। आई कांट, मतलब मैं अभी अपना लैपटॉप रोटेट नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज वरना मैं अपनी टेबल पे आपको दिखाता, मेरी जो दीवार है उस पर आप आज भी वो शेड्यूल लगा हुआ है, मैं फॉलो करता हूँ उस चीज को। तो अगर आपको आपको बहुत डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। ठीक है। और वो डिसिप्लिन इन्हीं सब चीजों से आएगा। दूसरी चीज जो डिसिप्लिन का है, वो आपको क्या करना है, छोटे छोटे गोल्स बनाने हैं अपने लिए। छोटे छोटे गोल्स मतलब, आज जैसे आपको टॉपिक पढ़ाया गया, तो आपका सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी गोल होना चाहिए कि मुझे आज ये चीज कवर करनी है, आज मुझे इसको चीज को पढ़ लेना है, कल इसको मैं रिवाइज कर लूंगा। ठीक है, तो मेरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे गोल्स आपको क्या देंगे, सेटिस्फैक्शन देंगे, आपको कभी डिमोटिवेट नहीं होने देंगे, आपको ये कभी फील नहीं होगा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। क्योंकि थ्रू आउट दिस होल 3 इयर्स, ठीक है, आपको हो सकता है बीच में कभी ना कभी ये फील हो कि यार 3 साल हो गए, कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि एग्जाम तो दिया नहीं है अब तक, तो रिजल्ट कैसे दिखेगा। तो वो डर लगने लगता है कि यार मैं सही जा भी रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ। ठीक है। तो उस डर से बचने के लिए आपको क्या करना है, छोटे छोटे गोल्स बनाने हैं खुद के लिए। समझ में आया? तो जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो, जैसे आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ,
कोई भी सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ, हिस्ट्री कंप्लीट हुआ, मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो गया, तो मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करने के बाद आप क्या कर सकते हो कि उसको छोटे छोटे पार्ट्स में या छोटे छोटे चैप्टर्स में डिवाइड करा हुआ होता है। वो चैप्टर्स डे बाय डे आप कवर करना स्टार्ट करो, रिवाइज करना स्टार्ट करो। तो आपने डेली का गोल बनाया कि मंडे को आज मैं ये जो टॉपिक है ये कवर करूंगा, और वो टॉपिक आप कवर कर लोगे तो आपको अंदर से खुशी होगी कि हाँ यार मैंने ये टॉपिक कवर कर लिया, मेरा ये गोल पूरा हो गया। फिर सेकेंड डे आपके पास मोटिवेशन रहेगा कि कल मैंने वो टॉपिक कवर किया था, आज मैं ये वाला टॉपिक कवर करूंगा। तो और इस मोटिवेशन की वजह से आप डिसिप्लिन रहोगे। ठीक है। अब आप में से कुछ बच्चे ऐसा होगा कि जो अभी ट्वेल्थ क्लियर किया होगा और कॉलेज ज्वाइन किया होगा, कुछ बच्चे फर्स्ट ईयर में हैं, कुछ बच्चे सेकंड ईयर में हैं, और उनका सबसे मेजर क्वेश्चन यही होगा, जैसे अभी बीच में एक बच्चे ने पूछा भी था कि कॉलेज और यूपीएससी की प्रिपरेशन को दोनों को साथ में कैसे बैलेंस किया जाए। ठीक है। सो राइट नाउ यू गाइस, आप लोगों ने 2028 के लिए एनरोल किया है, एंड 2028 में आप लोगों के लिए 3 साल हैं आपके पास। ठीक है। इन 3 सालों के अंदर आपको 3 चीजें करनी है। सबसे पहले जीएस पे कमांड, मतलब जो जनरल स्टडीज का सिलेबस है उस पर ढंग से कमांड करना है। GS1, GS2, GS3, GS4, उस पे कमांड लाने के लिए सबसे पहली चीज आपको क्या समझने की जरूरत है? सिलेबस। तो आज सबसे पहली चीज आप क्या करोगे घर जाके, मतलब इस मीटिंग के बाद आप क्या करने वाले हैं कि आप यूपीएससी की वेबसाइट खोलोगे, उससे 2025 डाउनलोड करोगे, उस नोटिफिकेशन के अंदर पूरा कंप्लीट सिलेबस है, उस सिलेबस को देखोगे। ठीक है। और उस सिलेबस को एक बार पूरा पढ़ लेना, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि यूपीएससी के अंदर क्या क्या आता है, एंड उस सिलेबस का एक प्रिंट करवाना और अपने पास हमेशा डेली बेसिस पे रखना, कि जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आपने वो सिलेबस देख लिया कि यार हाँ मेरे सिलेबस के साथ क्या क्या अलाइन कर रहा है न्यूज़पेपर। जब भी आप कोई चीज पढ़ रहे हो तो सिलेबस देख लो, वो सिलेबस आपको बाय हार्ट होना चाहिए। तो जब आपको ये समझ में आ गया कि सिलेबस में क्या है, मेरे को क्या पढ़ना है, तो आप आधी जंग तो आप यहीं जीत गए, क्योंकि अगर सिलेबस कवर हो जाएगा तो यूपीएससी आपका कवर हो जाएगा। अब रही बात कॉलेज की, तो कॉलेज के अंदर कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जिन्होंने साइंस बैकग्राउंड से होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो आर्ट्स बैकग्राउंड से होंगे, कुछ कॉमर्स बैकग्राउंड से होंगे। तो एक एज आर्ट्स वाले बच्चों को ये रहेगा कि अगर कोई क्वेश्चन आते हैं जो आर्ट्स से रिलेटेड, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, ठीक है, इकोनॉमिक्स है, ठीक है, ये जो सब्जेक्ट्स है अगर इनसे कभी क्वेश्चन बनता है, ठीक है, इनसे जो क्वेश्चन बनते हैं उनके लिए हेल्पफुल रहेगा इन बच्चों के लिए जो आर्ट्स के, ह्यूमैनिटीज के बैकग्राउंड से हैं। जो साइंस एंड टेक है, ठीक है, एनवायरमेंट है, बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इनसे जो क्वेश्चन बनता है उनके लिए एज रहेगा फिजिक्स वालों बच्चों के लिए। जो साइंस वाले बैकग्राउंड से हैं, उन बच्चों के लिए एज रहेगा। और रही बात कॉमर्स वालों के लिए, तो कॉमर्स वालों के लिए जितने भी इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट है, ठीक है, वो एजफुल रहेगा। अब दोनों चीजों को बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना है, ओवरलैपिंग चीज ढूंढनी है कि मेरे कौन कौन से सब्जेक्ट ओवरलैप करते हैं मेरी यूपीएससी की प्रिपरेशन में और मेरे कॉलेज के सब्जेक्ट में। ठीक है। तो अगर आप ये ओवरलैपिंग फैक्टर ढूंढ लोगे ना अपने लिए, तो आप बैलेंस करना इजी हो जाएगा। रही बात टाइम मैनेजमेंट, तो टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको क्या करना है कि कॉलेज, आपको ऐसा नहीं कि कॉलेज को आपको कॉम्प्रोमाइज करना है। कॉलेज के दौरान जो कॉलेज के एग्जाम्स है उनको अच्छे से देना, उसमें मार्क्स लाना जरूरी है। ठीक है। तो उनके अंदर आप ढंग से पढ़ाई कीजिए। उस टाइम पे यूपीएससी एक बार के लिए साइड में रख दीजिए जब कॉलेज के एग्जाम्स चल रहे हैं। ठीक है। बाकी समय आप कॉलेज की क्लासेस लीजिए और साथ साथ में यूपीएससी की क्लासेस, क्योंकि डेली बेसिस पे एक क्लास होगी आप लोगों की, तो ठीक है, तो उन क्लासेस को कंटिन्यू करते रहिए, तो बैलेंस बना रहेगा। और जहां लगे कि बैलेंस बिगड़ रहा है, मेरे से नहीं हो पा रहा है, मुझसे बात करने की जरूरत है, अपने मेंटर से बात करो। ठीक है। अब ये एक मैंने छोटी सी चीज बताई थी, आप लोग बनाई थी ताकि आप लोगों को मैं दिखा सकूं कि वैसे बोला जाता है यूपीएससी की फुल फॉर्म क्या है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, बट कुछ लोग बोलते हैं कि अनप्रिडिक्टेबल सर्विस कमीशन भी है। अनप्रिडिक्टेबल क्यों है? क्योंकि अगर आप देखोगे नंबर ऑफ पोस्ट, अगर 2020 के अंदर देखोगे तो 836 थे। ठीक है। और कितने बच्चों ने अप्लाई किया? ओवर 10 लाख स्टूडेंट्स वर देयर। ठीक है। और रिकमेंडेड स्टूडेंट्स से 833 उस साल। अब अनप्रिडिक्टेबल क्यों है कि यूपीएससी हर साल पैटर्न चेंज करता है, हर साल, हर साल, हर साल कुछ ना कुछ नए क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। नए टाइप के क्वेश्चन आएंगे, नए टॉपिक्स आएंगे, और आपको नहीं पता होगा कि वो टॉपिक्स क्या है। तो
बच्चों को लगता है कि यार ये तो बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, पर ऐसा है नहीं। ठीक है, यूपीएससी बहुत प्रिडिक्टेबल है अगर आप थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकली देखोगे तो। ठीक है, अगर हम लोग बड़े नंबर्स को देखें, जैसे ये देख रखा कि 836 या 833 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 10 लाख स्टूडेंट्स ही बच्चे क्लियर हुए। ठीक है, बट आपको एक चीज समझनी होगी कि 10 लाख एप्लीकेंट्स थे, इसमें से 5 लाख स्टूडेंट ही बैठे एग्जाम के अंदर, सिर्फ 5 लाख स्टूडेंट्स बैठे। ठीक है, उन 5 लाख में से भी सीरियस कैंडिडेट, क्योंकि 100 रुपए का एग्जाम, 100 रुपए का इसका एप्लीकेशन है। ठीक है, हर कोई भर देता है। ठीक है, तो उन 5 लाख स्टूडेंट्स में से भी, ठीक है, जो एक्चुअली जिन्होंने थोड़ी बहुत पढ़ाई की होती है वो होते हैं 2.5 लाख स्टूडेंट। ठीक है, उन 2.5 लाख में से भी जिन्होंने सच में पढ़ाई की है, जो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स है, वो 1 लाख स्टूडेंट्स। तो आपका एक्चुअल कंपटीशन इज 1 लाख। दैट मीन्स हर 1000 बच्चे में से एक बच्चा सेलेक्ट होगा, हर 1000 बच्चे में से एक बच्चा सेलेक्ट होगा। तो जहां जो सक्सेस बहुत कम दिखाई दे रही थी आपको कि 10 लाख में से सिर्फ 1000 बच्चे सेलेक्ट हो रहे, वही चीज अब 1000 बच्चे में से एक स्टूडेंट आ गया। तो आपको ये चीज इतना अनप्रिडिक्टेबल, इतना कम सक्सेस रेट नहीं है, बस वो बच्चों को डराने के लिए बना दिया जाता है कि यार यूपीएससी बहुत टफ है, यूपीएससी करना बहुत मुश्किल है, सक्सेस रेट जो है वो 0.001% है। ठीक है, वर्ल्ड वर्ल्ड का सेकंड टफेस्ट एग्जाम है। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगर स्ट्रैटेजिकली का आप काम करोगे तो आपका एग्जाम क्लियर होगा। ठीक है, दैट इज माई होल मोटो बिहाइंड इट। श्योर आप लोगों को एनसीईआरटीज आप लोगों ने बचपन से पढ़ते आए हो अब तक। ठीक है, फ्रॉम क्लास क्लास फर्स्ट सेकंड से अब तक बस एनसीईआरटीज ही एनसीईआरटीज आपने पढ़ी है। ठीक है, तो एनसीईआरटी का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस क्या है, यूपीएससी एनसीईआरटी के ऊपर बहुत ज्यादा मेजर एम्फेसिस देता है। यूपीएससी एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाता है, बनाता है और सिंपली आपके सामने प्लेस कर देता है। और बहुत इस साल भी आपको कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन प्रीलिम्स के अंदर एनसीईआरटी से मिलेंगे। पिछले साल भी 5 से 6 क्वेश्चन एनसीईआरटी से थे। और हर साल धीरे धीरे करके क्या एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस बढ़ता जा रहा है। तो आप लोगों के पास अभी वो फाउंडेशनल ईयर्स है जिसके अंदर आप एनसीईआरटी के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, आपको एनसीईआरटी वाला किताब मिलेगी, उन किताबों से आप पढ़िए। आपके जो ब्रिज कोर्स है उसको ढंग से पढ़िए, क्योंकि उसके अंदर एनसीईआरटी को ढंग से समझाया गया है। और साथ में जब क्लासेस शुरू होंगी, उसमें हर टीचर जो है वो एनसीईआरटी को ढंग से कवर करेगा। ठीक है, तो हर साल कुछ ना कुछ, जैसे एसिड रेन का कॉन्सेप्ट है। एसिड रेन आप लोगों ने मेरे ख्याल से 7th 8th में पढ़ा होगा, पढ़ा है ना, क्या होता है एसिड रेन? ठीक, तो एसिड रेन बेसिकली बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कि जब एटमॉस्फेयर में मोटा मोटा बताऊं तो एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत ज्यादा जो है नाइट्रोजनस और सल्फरस कंपाउंड्स, जो पॉल्यूशन है वो बढ़ जाता है। तो विद फर्स्ट रेन वो पानी के साथ मिक्स होके आपका पानी के अंदर एसिड बना लेता है और वो एसिड रेन हो जाता है। ठीक है, ये सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है। अगर उसके बेसिस पे अगर मैं ये क्वेश्चन जो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है इसको सॉल्व करने जाऊंगा, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ इतना सा आपको पता होना चाहिए था, और ये यूपीएससी का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे मार्क कर रखा है। तो अगर आपने एनसीईआरटी ढंग से पढ़ ली, सारी एनसीईआरटी, ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि 6 से लेकर 12th तक की सारी एनसीईआरटी पढ़नी, आई एम जस्ट सेइंग कि आप अगर जो जो एनसीईआरटी जिस जिस सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, सपोज ज्योग्राफी की बात करोगे तो 11th एंड 12th की ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप कवर कर लो। ठीक है, इकोनॉमिक्स के लिए 11th एंड 12th की इकोनॉमिक्स आप कवर कर लीजिए, ठीक है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 10th की साइंस, 10th 11th एंड 12th, सॉरी 8th 9th एंड 10th की साइंस आप कवर कर लीजिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर साइंस एंड टेक। तो इतना एनसीईआरटीज अगर आपने कवर कर लिया दैट इज फाइन। ठीक है, तो अभी आप लोगों को इंपॉर्टेंस क्या किस चीज पे देनी है, जब तक आपका कोर्स शुरू नहीं होता है तब तक आपको अपना ब्रिज कोर्स कंप्लीट करना है। इज दैट क्लियर? देखो, जो पीडब्ल्यू की एनसीईआरटी बुक्स है ना, उसके अंदर चीजों को कंसाइज करके दिया गया है। ऐसे नहीं कि पूरी पूरी एनसीईआरटी छाप दी। अगर पूरी पूरी एनसीईआरटी छाप देंगे तो इसलिए दिया गया ताकि आप चीजों को कंसाइज पढ़ पाओ, कम टाइम में ज्यादा इंफॉर्मेशन गेन कर पाओ। तो वो समराइज फॉर्मेट है। ठीक है, एंड लास्टली कि अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं कि क्या आपको मिलेगा मेंटरशिप के अंदर।
ठीक है, क्या क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एक मेंटर से कि वो आपको क्या क्या करके देंगे। सपोज आप कहते हो कि मैं सर दिन में पढ़ सकता हूँ, रात में नहीं पढ़ सकता। आपको आवाज आ रही है? इज माई वॉइस क्रैकिंग? ठीक है, तो आप लोग क्या मतलब मेंटर से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? फर्स्ट थिंग इज कि आपको लगता है जैसे मान लो कि आप दिन में पढ़ सकते हो, रात में नहीं पढ़ सकते, तो आपको एक कस्टमाइज स्टडी प्लान की जरूरत पड़ेगी। वो स्टडी प्लान आपको कौन बना के देगा? कि सपोज आपको पता है कि मैं Am I audible? Guys, am I audible? मेरी आवाज आई? I guess there was a network issue. I guess अब आवाज आ रही होगी आप लोगों को, है ना? वो थोड़ा सा नेटवर्क, सबको आवाज आ रही है? ठीक है, चलो। दूसरी चीज एग्जाम की स्ट्रेटेजी। ठीक है, अब आपको नहीं पता प्रीलिम्स के अंदर हमें करना क्या है। प्रीलिम्स के लिए आपने पढ़ाई करनी स्टार्ट कर दी। अब प्रीलिम्स के लिए हम लोग बोलते हैं कि 120 days आर इनफ टू प्रिपेयर फॉर प्रीलिम्स। ठीक है, तो अगर आपने पूरा साल पढ़ाई किया, उसके बाद लास्ट में आप फरवरी मिड से आप मई तक पढ़ाई करते हो सिर्फ फॉर प्रीलिम्स। ठीक है, तो ये 120 दिन की स्ट्रैटेजी आपको कौन बना के देगा? आपका मेंटर बना के देगा। वो आपको बताएगा कि क्या क्या पढ़ना है, सब्जेक्ट में से कितना डेप्थ पे जाना है, ठीक है, क्या क्या चीजें करनी है। मेंस के फिर प्रीलिम्स के लिए तो ये बात हो गई, फिर मेंस की आंसर राइटिंग कैसे करनी है। अगर जैसे मैं आपको ना एक छोटा सा आइडिया देता हूँ क्या क्या चीजें बताई जाती है मेंटरशिप के दौरान। तो जैसे क्या होता है कि जब आप प्री के एग्जाम में जाते हो और प्री के क्वेश्चन आप अटेंड करते हो, तो अराउंड 30 to 35 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन मैक्स आप नॉलेज बेसिस पे सॉल्व कर सकते हो ड्यूरिंग प्रीलिम्स। 100 क्वेश्चन में से सिर्फ 40 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो यूपीएससी के आप सॉल्व कर पाओगे थ्रू योर ओन नॉलेज। 40 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाओगे, 40 क्वेश्चन, दैट्स इट। बाकी बचे 60 क्वेश्चन का क्या करोगे? वो 60 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको स्ट्रैटेजी यूज करनी पड़ेगी, आपको एनालिसिस यूज करना पड़ेगा। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि यूजुअली एग्जामिनर का माइंडसेट कैसे आप पढ़ते हो, कैसे रीड करते हो, उसका एक एग्जांपल है कि एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाया कि दिस एक फलाना फलाना रिपोर्ट है और वो रिपोर्ट पब्लिश करती है ये एजेंसी, एक एबीसी एजेंसी। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट बनाया यूपीएससी ने
कि दिस रिपोर्ट हैज बीन पब्लिश्ड बाय फॉरेस्ट रिसर्च ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अगर ऐसा एक फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट है और उसने बताया कि मिनिस्ट्री फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है वो उसको पब्लिश करती है। अब इसमें सबसे बड़ा, अब क्या चेंज करा जा सकता है एग्जामिनर के माइंडसेट से? एग्जामिनर इस स्टेटमेंट को गलत कैसे करेगा, क्या चेंज कर देगा? वो रिपोर्ट का नाम तो चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। अब उसके पास चेंज करने के लिए सिर्फ एक ऑप्शन है, जो उसने इंस्टीट्यूट का नाम दिया ना वो चेंज करेगा। तो यूजुअली क्या होता है, जब भी ऐसी जहां पे भी ऐसे इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइजेशंस का नाम होता है वो नाम हमेशा गलत होता है 90% ऑफ द टाइम। दूसरी चीज क्या है, अगर एक ही स्टेटमेंट में दो ऑर्गेनाइजेशंस है, एक रिपोर्ट को दो ऑर्गेनाइजेशंस ने पब्लिश किया है या कोई एक इंस्टीट्यूट है उसको दो ऑर्गेनाइजेशन मिलकर, ठीक है, इन दैट केस यूपीएससी क्या करेगा, पहला नाम तो हमेशा सही देगा, organization का दूसरा नाम चेंज कर देगा। तो वहां पे एग्जाम के दौरान प्रेशर के अंदर बच्चा क्या करता है, पहला नाम पढ़ता है, देखता है कि अरे ये तो स्टेटमेंट सही है, मैंने पढ़ा हुआ है, और वो स्टेटमेंट को करेक्ट। बट यूपीएससी चाहता ही ऐसे ही फंसाता है। तो आपको क्या करना है, सेकंड नाम पहले देखना है। जैसे ही सेकंड नाम पहले देखोगे आपको ये समझ में आएगा कि अरे यार ये तो गलत है, और यूजुअली सेकंड नाम हमेशा गलत होता है, और जब वो गलत होगा तो पहला स्टेटमेंट, वो जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। तो ऐसी टाइप की कुछ टैक्टिक्स हैं, ऐसी टाइप की कुछ अप्रोचेस हैं जो आपको आपके मेंटर्स बताएंगे, ठीक है। और कोई नहीं बताने वाला आपको, ये सारी चीजें वो इंसान बता सकता है जिसने एग्जाम के अंदर बैठ के ये सारी चीजें अप्लाई करी हैं। फिर बहुत बार ऐसा होगा कि आपको मोटिवेशन नहीं मिल रहा होगा, आपका स्ट्रेस मैनेज नहीं हो रहा होगा, इमोशनल स्ट्रेंथ नहीं आ रही होगी। तो ये सारी चीजों में आपको हेल्प लेनी पड़ेगी अपने मेंटर्स की। मेंटर्स आपके लिए गोल्स बना के देंगे, आपको छोटे छोटे टॉपिक्स देंगे ताकि आपको आप कवर कर पाओ। अगर आपको एंग्जाइटी हो रही है, आपको बर्नआउट फील हो रहा है, तो वो आपको ये भी बोलेंगे कि कुछ दिन का गैप लो, 2 दिन के लिए छुट्टी लो, ठीक है। तो मेरा एक सिंपल सा हिसाब ये है, आप 6 दिन पढ़ाई करो, 7वें दिन की छुट्टी ले लो। संडे कीप इट ऑफ फॉर योरसेल्फ। मूवी देखनी है मूवी देखो, वेब सीरीज देखनी है वेब सीरीज देखो, पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना है, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना है, सब करो। बट हफ्ते में एक दिन ऑफ रखो खुद के लिए, ताकि आप बर्नआउट ना फील करो। खाली पढ़ते रहोगे पढ़ते रहोगे पढ़ते रहोगे, 10 दिन से ज्यादा नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। तो ये चीज करनी है। चौथी चीज, आपके लिए डाउट्स, जो आपके कॉन्सेप्ट्स अनक्लियर है, जो आपको चीजें समझ में नहीं आई, बहुत सारी चीजें होंगी, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, जहाँ पे आपको चीजें नहीं समझ में आएंगी, ठीक। वहाँ पिक्चर्स, वहाँ मेंटर कम्स इन प्ले। वहाँ एक मेंटर आपको हेल्प करेगा, तो आपको बस अपने मेंटर से बात करनी है, वो जो भी डाउट होगा, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक वो समझाएगा, ठीक है। एंड लास्टली एग्जाम के इंसाइट, जो मैंने आपको बताया कि एग्जाम के अंदर कैसे कैसे चीजों को, एग्जाम के दौरान आपको करना क्या है। अब आप सी सेट का पेपर लेके बैठ गए, ठीक है, एग्जाम के अंदर पहले क्या करोगे, रीजनिंग करोगे, मैथ्स करोगे, या इंग्लिश करोगे? आरसी करोगे, मैथ्स करोगे, रीजनिंग करोगे? नहीं पता आपको, क्योंकि आपको एग्जाम नहीं पता है, आप पहली बार बैठ रहे हो एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो वो स्ट्रैटेजी बनाने के काम कौन करेगा आपके लिए? आपका मेंटर करेगा आपको पहले, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस है, उसको पता है कि कैसे एग्जाम दिया जाता है, उसने वो एग्जाम पास किया है। तो वो आपका एग्जाम पास होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसा देखा गया है कि अगर आप अकेले पढ़ाई कर रहे हो और एक मेंटर आपको गाइड कर रहा है, दोनों में ज्यादा पास करने की पॉसिबिलिटी, हाँ मेंटर एक गाइड कर रहा है आपको, ठीक है। तो हमें ये नहीं करना कि आप अगर प्रीलिम्स क्लियर नहीं होगा तो ऐसा मुंह लेके बैठे रहोगे, ठीक है, आप 4 4 5 5 साल तक एग्जाम देते रहोगे, ठीक है। ये नहीं करना हमें। हमें क्या करना है कि एक ही अटेम्प्ट देना है, पहला अटेम्प्ट देना है, और पहले अटेम्प्ट में हमें क्या करना है, खुशी के आंसू रोने हैं। दुख के आंसू नहीं लेके आने, खुशी के आंसू लेके आने हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम क्लियर होगा तो खुशी के आंसू आएंगे। समझ गए? चलो, तो लेट्स डिस्कस योर डाउट्स। जो भी आप लोगों के डाउट्स हैं हम लोग डिस्कस करते हैं, एक एक करके आप लोग अपना हैंड रेस कीजिए एंड हम लोग डाउट डिस्कस करते हैं। जो भी आप लोगों के डाउट्स हैं, जो भी आप लोगों ने लिख रखा है, एक एक करके हैंड रेस करो। मैं आई विल आस्क यू टू अनम्यूट योरसेल्फ एंड देन यू कैन आस्क योर डाउट, ठीक है। चंदन, you can unmute yourself and ask your doubt.
टिश्यू, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और अपना डाउट पूछ सकते हो। हेलो, मम्मी सुप्तो। हाँ टिश्यू बताइए। सर वो हम लोग को सर जैसे वो मिलेगा क्या खजाना जो प्रहार बैच वाले लोग को मिला है, तो हाँ बिल्कुल, अल्टरनेट टीचर से पढ़ पाएंगे। आप लोगों को खजाना मिलेगा, पर खजाना शुरुआत में नहीं मिलता है, ठीक है। खजाना के लिए क्या होता है हाँ कि आपको एटलीस्ट 6 मंथ्स का वेट करना पड़ता है। 6 मंथ्स के बाद आपको खजाना का एक्सेस मिलना स्टार्ट होता है। अगर आप प्रहार वाले बच्चों से भी पूछोगे तो वे उनको भी 6 मंथ्स के बाद ही मिला। हाँ हाँ, सर ठीक है। थैंक यू सर। एस कुमार, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा ये डाउट था कि मेरी एज अभी 21 हुई है, तो हम्म। मेरा मीडियम हिंदी है। मतलब हिंदी था जब तक मैंने की थी, तो अभी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, तो उसके साथ साथ मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया और ये यूपीएससी प्रारंभ 2028 बैच लिया है। तो ठीक क्या है, मैं मतलब सर इससे कर पाऊंगा क्लियर भाई? मतलब मैंने मीडियम चेंज किया तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? देखो कुमार, मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ। अगर आप कोचिंग के भरोसे आए हो तो ये चीज भूल जाना कि पेपर क्लियर होगा। अगर आप ये सोच के आए हो कि मैं कोचिंग के साथ साथ अपनी सेल्फ स्टडी करूंगा, खुद से पढ़ूंगा और मेहनत करूंगा, तो आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। जी सर, ये तो सर मैंने ठान रखा है भाई। मैंने करना है तो करना है एक बार जो टारगेट, मतलब मैं तो ऐसा सोच रहा हूँ कि अगर मैं मेंटोर से कनेक्ट करके डेली बेस्ट टारगेट रखूंगा तो हो सकता है मेरा टॉपिक भी क्लियर होगा, प्लस डाउट होगा तो मेंटोर से भी कनेक्ट बिल्कुल होके। बिल्कुल बिल्कुल। आप सबके लिए ये चीज है कि अगर आपको लगता है कि आपके मेंटर्स इस तरीके से हेल्प कर सकते हैं कि एक डेली बेसिस टारगेट आपको मिल जाए, तो वो भी आपको मिलेंगे। अगर आप मेंटर से बात करके बोलो कि सर मेरे को ना ये डेली बेसिस का टारगेट दे दो आप 1 हफ्ते के लिए, वो जी टारगेट सर। आपको आपका मेंटर देगा, आप उसको कवर करो। आपके ऊपर अकाउंटेबिलिटी बनी रहेगी कि मेरे को सर को बताना है कि यार मैंने ये कवर किया है या नहीं किया है। हाँ जी सर। सर एक इसमें ऑप्शनल इंक्लूड है बैच में? हाँ जी, इसमें ऑप्शनल इंक्लूडेड मिलेगा आपको। थैंक यू सर। खुशी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। Good evening, sir. गुड इवनिंग। Sir, I wanted to ask whether the teachers will be teaching from class-wise NCRTs or from NCRT wala books. नहीं, टीचर्स विल बी टीचिंग फ्रॉम देयर ओन फॉडर। ठीक है, उन्होंने अपना खुद का मटेरियल प्रिपेयर किया होता है जिसके अंदर उन्होंने सारी एनसीईआरटीज, एडवांस बुक और बाकी सारे जो भी मटेरियल्स हैं उनको इनकलकेट करके उन्होंने वो एक अपने लिए मटेरियल बनाया होता है। उससे आपको सिखाया पढ़ाया जाता है। उसमें करंट अफेयर्स भी मेंशन्ड होते हैं, उसमें आपका एनसीईआरटी भी होगा, पीवाईक्यूज भी होंगे। तो सारी चीजें मिक्स करके बनाया जाता है, खाली एनसीईआरटी से नहीं पढ़ाया जाता है। ठीक है, सारा वो अपने आप एक ऐसा फॉर्डर प्रिपेयर करते हैं जो आपके लिए यूपीएससी के लिए पर्याप्त हो। तो सर अभी जैसे मुझे सेल्फ स्टडी करना था तो एनसीईआरटी से पढूं क्लास वाइज या फिर एनसीईआरटी वाला बुक से? आप एनसीईआरटी वाला से पढ़ो, बिकॉज एनसीईआरटी के साथ क्या है ना, एनसीईआरटी थोड़ा सा बल्की हो जाता है। एनसीईआरटी वाला के अंदर कंसाइज फॉर्मेट में दिया हुआ है सब कुछ, तो वो इजी होगा आपके लिए पढ़ने और थोड़ा टाइम कम लगेगा। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ओके। रोशन, आप पूछ सकते हो अपना डाउट। भूमि, आप डाउट पूछ सकते हो अपना। हेलो सर। हेलो। हेलो सर। हेलो। सर ज्वाइन इसमें मतलब मेंटरशिप वेबिनार होता है ना, उसमें ज्वाइन होने में बहुत मतलब दिक्कत आती है, ज्वाइन नहीं हो पाते। अभी थोड़ी देर पहले ही ज्वाइन हुआ मेरा किसके अंदर? मेंटरशिप वेबिनार। ये चल रहा था ना, अभी थोड़ी देर पहले ही मैं ज्वाइन हुई। और लिंक में टच करते तो नहीं ज्वाइन हो पाते हैं उससे। अच्छा, मे भी हो सकता है नेटवर्क का इश्यू रहा होगा आपकी तरफ से। ठीक है, तो अगर एक बार स्ट्रॉन्ग अपना नेटवर्क चेक कर लेना, क्योंकि बाकी बच्चों ने ज्वाइन किया है, सब लोगों का, हम लोगों का सेशन 1 घंटे से चल रहा है, तो हो सकता है हाँ, नेटवर्क का इश्यू होगा आपके यहाँ पे। नहीं सर, वो लिंक को टच करते हैं तो दूसरा कोई ऑप्शन आता है, ज्वाइन मीटिंग करते हैं, बाद में ऐसा कर जूम डायरेक्ट आता ही नहीं है। वो आपके आप लैपटॉप या फोन से कर रहे होगे तो वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होगा, आप वेब के थ्रू कर रहे होगे, इस वजह से हो रहा होगा। नहीं, वो डाउनलोड ही है ऑलरेडी। अच्छा,
मैं एक बार टीम को बोल देता हूँ, कुछ लोग चेक कर लेंगे, अगर कुछ ऐसा होगा इश्यू तो वो आप लोगों को बता देंगे, ठीक है। और बाद में मीटिंग कोड डाला ना तो उसमें पास कोड मतलब वो मांग रहे थे क्लास का कोड। तो वो तो मैसेज गया होगा ना आप लोगों के पास, पूरा का पूरा एक मैसेज वो गया होगा जिसके अंदर मीटिंग आईडी और password। आईडी होती है ना वो डाली। हाँ, तो आपके पास जो अनाउंसमेंट सेक्शन के अंदर एक पूरा का पूरा लिंक गया होगा, जिसके अंदर लिंक भी दे रखा होगा, मीटिंग आईडी भी दे रखी होगी और पासपोर्ट भी दे रखा होगा। पासपोर्ट नहीं था सर। पासपोर्ट नहीं था, ठीक है। फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम मैं टीम को बोल दूंगा, वो पासपोर्ट भी मेंशन कर देंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन भी था कि हमने जो ऑप्शनल सिलेक्ट किया है वो हम कैसे चेक करें कि ये सही ऑप्शनल किया है कि नहीं। ऑप्शनल के लिए भूमि देखो, 3 चीजों को आपको देखना होता है कि आप, पहली चीज सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपका इंटरेस्ट है या नहीं उस सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। अगर इंटरेस्ट है तो दूसरी चीज आपको ये देखनी है कि उसके मटेरियल की अवेलेबिलिटी है या नहीं है, टीचर्स है या नहीं है उसके मार्केट के अंदर, ठीक है, दूसरी चीज ये। तीसरी चीज आपको सिर्फ ये देखनी है उसमें अभी करंट बेसिस पे मार्क्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। अगर ये 3 चीजों में आपका ऑप्शनल फुलफिल कर रहा है तो इट डजेंट मैटर कि आपका ऑप्शनल क्या है, ठीक है। आपके आपका इंटरेस्ट है, उसका मटेरियल आपको मिल रहा है और उसके अंदर मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, ठीक है, आप वो एग्जाम, आप उस ऑप्शनल को ले सकते हो। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, ओके। भाई किंग कोहली, अपने आप को अनम्यूट कर लो भाई, अपना खुद का नाम रख लिया करो यार। अरे सर नहीं नहीं वो नहीं था। हेलो सर, मेरा आवाज आ रहा है? हाँ, आ रहा है, आ रहा है, बोलिए। सर मेरा डाउट ये है, मैं जैसे कि साइंस बैकग्राउंड से हूँ ना, हम्म। तो मैं ग्रेजुएशन बीएससी में परस्यू करूँ या बीए में चल जाऊँ? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देखो आप बीए करो या बीएससी करो, ठीक है, दोनों आपके ऊपर है। आपको आगे किस चीज, जैसे सपोज आपको बीएससी करना है, आपको मास्टर्स भी करना है, तो आप फिर हम्म। बीएससी करिए, मतलब मास्टर्स करना है। अगर आपने सोचा है कि आपको साइंस बैकग्राउंड के साथ ही अपना आगे कंटिन्यू करना है तो फिर मास्टर्स करो, सिर्फ यूपीएससी के लिए बीए में मत जाना। ओके सर। और सर मेरे को ये भी डाउट था कि मैं जैसे ऑप्शनल चुन रहा हूँ, तो हम्म। मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो मैं जितना लोग से पूछ रहा हूँ सब बोल रहे हैं ज्यादा बल्कि हो जाएगा, मार्क्स नहीं मिलेगा, तो क्या ये सच है? देखो फिजिक्स और मैथ्स के साथ, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के साथ चीज क्या है कि ये सारे के सारे प्रोफेशनल कोर्स, मतलब वो ऐसे कोर्सेज हैं जो बहुत एनालिटिकल है, कि जिसके अंदर हाँ। चीजें सही हुई तो हुई, नहीं हुई तो नहीं हुई, डबल एज स्वॉर्ड है, ठीक है। अगर मैथ्स के अंदर क्वेश्चन आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। तो अगर आएंगे तो मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, नहीं आएंगे तो बहुत बुरे आएंगे। तो तो सर अगर depends आप हो कोई जाता है। एडवाइस दे मेरे को, कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए मेरे को ऑप्शनल? ऑप्शनल के अंदर देखो, मैं अभी के लिए फिलहाल आपको 4-5 ऑप्शन बता सकता हूँ। अगर आप आर्ट्स के अंदर सब्जेक्ट ढूंढना चाहते हो तो पीएसआईआर है, सोशियोलॉजी है, ठीक है, फिलोसफी है, एंथ्रोपोलॉजी है हाँ। और भी है, ठीक है। आप चाहो तो हिस्ट्री भी ले सकते हो। ये 5-6 सब्जेक्ट्स हैं जिनको आप चाहो तो ले सकते हो। इसके अलावा हिंदी वाले सब्जेक्ट, हिंदी वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी लिटरेचर भी ले सकते हैं और इंग्लिश वाले इंग्लिश लिटरेचर भी ले सकते हैं। इन सब्जेक्ट्स के लिए मार्क्स आ रहे हैं अभी। तो सर इसमें लेस हेक्टिक कौन होगा? जैसे मैं अगर बीएससी कर रहा हूँ तो मेरे को लेस हेक्टिक सब्जेक्ट खोजना होगा ना, जिसमें ज्यादा मेरे को बर्डन ना हो। आप देखो बीएससी आप किस सब्जेक्ट से कर रहे हो, उस पर भी वेरी करेगा। मैं अभी ज्वाइन करने वाला हूँ बीएससी मैथ्स। अच्छा, बीएससी मैथ्स कर रहे हो आप, तो बीएससी मैथ्स अगर आप करोगे तो फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोई भी सब्जेक्ट ले लो, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट आपके बीएससी मैथ्स के साथ ओवरलैप नहीं करेगा, हाँ यही है। ठीक है। तो फिर आप सबसे छोटा सब्जेक्ट उठाओ, सोशियोलॉजी उठा लो। ठीक है, थैंक यू सर। अ, निहाल, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा 2-3 डाउट था। बताइए। सर मैं ये बोल रहा था, मैंने आज सुबह ना उड़ान का बुकलेट देखा 2025 का। तो मैं उड़ान का बुकलेट और पीडब्ल्यू की तरफ से जो आया है ना यूपीएससी वाला, उसको कंपेयर कर रहा था सर। मेरे को कंटेंट में कुछ मैच नहीं दिखा, तो मतलब कुछ अलग दिया हुआ है क्या उसमें, या कुछ अलग तरीके से दिया हुआ मतलब मैं समझा नहीं, क्या कहना चाह रहे हो आप? सर मैंने दोनों बुकलेट को कंपेयर किया, यूपीएससी वाला और हाँ, प्रहार या उड़ान का जो बुकलेट आपकी तरफ से दिया जा रहा है ना। हाँ, तो उड़ान का अभी बुकलेट होता है, स्पेशली देखो उड़ान का बुकलेट जो होता है वो प्रीलिम स्पेसिफिक है, और यूपीएससी वाला जो बुकलेट है वो पूरा कोर्स को लेके कॉम्प्रिहेंसिव एक बुकलेट बनाई जाती है।
ठीक है, जिसमें सारी चीजें, तो उसमें से जो चीजें निकाल के प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिक है ना, वो उड़ान में डाला जाता है। तो उड़ान और ज्यादा कंसाइज है, वो सिर्फ प्रीलिम्स के लिए वो किसी के नहीं है। रिवीजन रिवीजन करने के लिए उड़ान आई थिंक सही होगा, है ना? हाँ जी। और रिवीजन के लिए उड़ान का बुकलेट ज्यादा स्पेसिफिक रहेगा ना, मतलब हाँ, प्रीलिम्स एक के बार रिवीजन के लिए सिलेबस। उड़ान, प्रीलिम्स के रिवीजन के लिए उड़ान इज बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट बुकलेट्स इन द मार्केट। अच्छा सर, मैं एक और चीज पूछ रहा था सर। मैं पीडब्ल्यू के ऐप पे मैंने चेक किया, प्रराम का 2028 बैच है ना, वो भी अलग एक बना हुआ है। मैं जिस बैच पे इनरोल हूँ 5 मई को शुरू हुआ था। मैं अभी एक और जब ओपन करके देखा पीडब्ल्यू में, तो उसमें दूसरा बैच लिखा हुआ था जो जून से शुरू हो रहा है। तो दोनों बैच अलग है हाँ, कि एक ही है? नहीं, ये दोनों बैचेस अलग अलग है। जैसे आपका प्रारंभ बैच है, वो प्रारंभ 2.0 होगा। मेरा ठीक है। 2028 का बैच है सर। हाँ, 20, अब देखो, सिर्फ साल में एक बैच नहीं आता, साल में बहुत सारे बैचेस आते हैं। ठीक है, तो वो प्रारंभ का सेकंड बैच होगा। अच्छा अच्छा। सर ठीक है। मैं ग्रेजुएशन भी ना ओडीएल से कर रहा हूँ, तो कोई दिक्कत तो नहीं है? किससे कर रहे हो? ओडीएल से मतलब डिस्टेंस लर्निंग। अच्छा, डिस्टेंस लर्निंग, नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अनटिल अनलेस देखो, वो यूजीसी से अगर रजिस्टर्ड नहीं होगी वो ऐप, वो आपकी डिग्री अगर, ठीक है, एफिलिएटेड इग्नू से नहीं। कर रहा हूँ मैं। हाँ, इग्नू से। इग्नू से कर रहे हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है, वो यूजीसी से है ना सर, मैं भी मैथ्स बैकग्राउंड से था और मैंने बीएससी का सोचा था, बट बाद में बीबीए मेरे को थोड़ा इजी लगा इस कंपेरेटिवली, कोई दिक्कत और नहीं, ज्यादा कोई, टाइम दे पाऊंगा। देखो, हाँ एग्जैक्टली, इग्नू से अगर आप कर रहे हो तो यूजीसी एफिलिएटेड है, कोई इशू नहीं आएगा, कहीं पे कोई इशू नहीं आएगा। डोंट वरी अबाउट इट। सर एक लास्ट डाउट, कॉमन डाउट में कमेंट सेक्शन में भी पढ़ रहा था सर, एक खजाना क्या है? खजाना बेसिकली एक ऐसा कंपाइलेशन ऑफ वीडियोस है, ठीक है, लेक्चर्स हैं जो टीचर्स ने पहले पढ़ाया है। ठीक है, बाकी सारे टीचर्स ने, जो भी जितने भी टीचर्स हैं, जैसे पॉलिटी के लिए हमारे पास 4 या 5 टीचर्स हैं, उन सारे टीचर्स के जो पुराने वीडियोस हैं वो सारे वहाँ पे अपलोडेड होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि मेरे को यहाँ से ये चीज समझ में नहीं आ रही, जो आपकी प्रारंभ की बेसिक क्लासेस है वहां से तो आप उन टीचर्स का जाके भी पढ़ाई कर सकते हैं। ये खजाना है। सर इतना ही डाउट था, थैंक यू सो मच। ठीक है, ओके। योगेश, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हेलो सर, हेलो। माई सेल्फ योगेश। माई सेल्फ योगेश। हाँ योगेश, बताइए। मेरा डाउट यह था कि सर अब जैसे ये ब्रिज कोर्स खत्म हो जाएगी, जो क्लासेस चल रही है डेली, उसके बाद जब रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी तो अ, मतलब क्या अप्रोच रहना चाहिए क्लासेस करने के बाद? क्लासेस और करने क्या के बाद, बोलिए बोलिए। और कौन सा मटेरियल फॉलो करना चाहिए, जो यूपीएससी वाला की जो बुकलेट्स आई है डिलीवर हुई वो की जैसे, या फिर स्टैंडर्ड बुक्स हो गई, एम लक्ष्मीकांत, शंकर आईएएस ऐसी? ठीक है, सो बेसिकली देखो, जो यूपीएससी वाला बुक्स है ना, वो यस ऑलमोस्ट सर। स्टैंडर्ड बुक्स को मिला के ही बनाई गई। वो ऐसा नहीं कि बहुत अलग से ऑर्डर कुछ क्रिएट कर दिया है, कुछ अलग नया बना दिया है, नया थोड़ी बना देंगे। तो जो मटेरियल लक्ष्मीकांत के अंदर है, बाकी किताबों के अंदर है, उन सारी किताबों से मिला के ये किताब बनाई गई है। तो अगर कुछ नया बनाया गया है किताबों से मिला के, वो ज्यादा बेहतर होगा उन सबसे, है ना। तो वो कंसोलिडेटेड मटेरियल आप यूज करोगे तो आपके लिए फायदा, इसलिए क्योंकि आप 2-3 बुक एक्स्ट्रा एक साथ पढ़ रहे हो फिर, इसलिए यूपीएससी वाला बुक्स यूज करो। मैं यही आपको सजेशन दूंगा। और एक डाउट था सर, जैसे कि हमारा अटेम्प्ट 2028 का है, तो जो करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन कब से करना चालू करना चाहिए? करंट अफेयर का प्रिपरेशन आप 2027 जनवरी से स्टार्ट करना। अभी के लिए फिलहाल आप करंट अफेयर्स के नाम पे सिर्फ एक चीज कीजिएगा, आप सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कीजिए। दैट्स इट। यस यस सर, थैंक यू सर। ओके। क्रिश, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। हाँ सर, मुझे यही पूछना था कि जो हमारी एनसीईआरटी वाला बुक्स है उसमें हमें बहुत समराइज फॉर्म में मिला है, तो मुझे ये पूछना था कि कुछ चीजें उसमें नहीं लिखी गई है, तो मतलब वो चीजें मतलब हमारी स्टैंडर्ड बुक्स में होगी? हाँ, वो सारी चीजें आपको स्टैंडर्ड, देखो बेसिकली एनसीईआरटी वाला का मेन पर्पस क्या है कि आपको बेसिक चीजें बता दी जाए, क्योंकि हम्म एडवांस चीजें तो आपको क्लास में बताई जाएंगी ना। हम्म
तो यहाँ पे सिर्फ आपको बेसिक इतना समझ में आ जाए कि आप क्लास में बैठने लायक हो जाओ, ओके। आप क्लास में आउट ऑफ द प्लेस फील ना करो, इसलिए आपको एनसीईआरटी वाला आपको दिया गया है। तो सर हम मतलब एनसीईआरटी वाला रिवाइज करते जाए और उसके साथ वो हमें वर्क बुक्स मिली है, तो मतलब हम वर्क बुक्स में से हम हमारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं ना एनसीईआरटी की बिल्कुल हेल्प से, है बिल्कुल, ना? मैं तो सजेस्ट करूंगा आप प्लीज सॉल्व करो। हम्म। और ठीक है। और एक ये था कि जो हमारी 40 बुक्स है तो उसके लिए हमें नोट्स मेकिंग के लिए अलग अलग बुक बनानी है या फिर एक ही बुक से हम कर लेंगे तो चलेगा? किसके लिए नोट मेकिंग के लिए? मतलब हमारी जो 40 बुक्स आई है ना टोटल, तो हम्म। उसमें हम नोट बनाने के लिए अलग अलग कॉपीज में डिवाइड कर दे या एक ही कॉपी में सब कुछ लिखेंगे तो चलेगा? नहीं नहीं नहीं, आप जब जैसे आपकी रेगुलर क्लासेस जब स्टार्ट होंगी ना, तो हर हम्म। सब्जेक्ट के लिए एक अलग कॉपी बना लेना, ठीक है, नोट्स बनाने के लिए। हम्म। वही आपके लिए फाइनल नोट्स होंगे। उन नोट्स के अंदर आपको क्या ऐड करना है, अपने जो आपकी जो किताबें आई हैं उनसे मटेरियल उठा उठा के उसमें नोट डाउन कर लेना क्लास के साथ। जैसे मान लो आज आपने वॉल्केनो पढ़ा, ठीक है, हम्म। तो वॉल्केनो क्लास में पढ़ने के बाद उसके आपने नोट्स बना लिए क्लास वाले, फिर आप किताब में जाके भी आप वॉल्केनो पढ़ो, उसमें दो तीन चीजें जो कुछ एक्स्ट्रा मिलेंगी उनको और नोट डाउन कर लो। तो अब आपने किताब से भी कवर कर लिया वॉल्केनो और क्लास से भी कवर हो गया, अब आपके नोट्स कंप्लीट है वॉल्केनो की। और सर और दो डाउट थे कि ये हमारी प्रारंभ बैच जो हमने लिया है उसमें ऑप्शनल इंक्लूडेड है या अलग से लेना पड़ेगा? एक सेकंड, प्रारंभ आपका जो है प्रारंभ 2028 है, जहां तक मुझे पता है आप लोगों के ऑप्शनल इंक्लूडेड है, बट अगर ऐसा होगा नहीं होगा तो आप लोगों को कन्वे किया जाएगा। आप लोगों का प्रारंभ ऑप्शनल प्रारंभ 2028 वाला है ना बैच? हम्म। मोस्ट प्रोबेबली ऑप्शनल इंक्लूडेड है, नहीं होगा तो आप लोगों को नोटिफाई कर दिया जाएगा। ओके। और एक लास्ट डाउट ये था कि हमारी जो मेंटरशिप के लिए हम जो रजिस्टर करना है वो हमें हर रोज करना पड़ेगा जब भी हमें, या फिर एक ही बार करना है? आपको रजिस्टर कुछ नहीं करना है, जब भी आपको डाउट हो बस आप एमसीआर फॉर्म फिल कर दो, अपने आप कॉल आ जाएगा। आपको सिर्फ एक चीज करनी है, फॉर्म फिल करना है। जब भी आपको डाउट हो आप फॉर्म फिल कर दो। थैंक यू सर। ठीक है, ओके। प्रगति आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग प्रगति। एक चीज, अगर आप लोगों के डाउट रिजॉल्व हो गया है, किसी बच्चे का अगर ऐसा है कि किसी दूसरे स्टूडेंट ने डाउट पूछ लिया है, तो आप अपना हैंड जो है वो डाउन कर सकते हो, ठीक है, बिकॉज देर आर मल्टीपल स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और मेरे लिए भी जरूर मुश्किल हो जाएगा कि इतने सारे स्टूडेंट्स को कवर करना। तो जिनके डाउट्स क्लियर होते जा रहे हैं वो अपने हैंड डाउन कर लें, ठीक है। हाँ प्रगति, आप बताइए। हेलो, एम आई ऑडिबल? या जी प्रगति बताइए। सर, तो मेरा डाउट ये है कि जैसे कि आपने कहा कि टीचर्स जो होंगे वो खुद का मटेरियल प्रिपेयर करते हैं और वो अपना पढ़ाते हैं, तो क्लास के बाद हमें एनसीईआरटी वाला से वो वाला टॉपिक पढ़ना चाहिए, या जो हमारे पास स्टैंडर्ड बुक्स का कंपाइलेशन आया है मतलब यूपीएससी वाला बेसिकली, तो हमें नहीं नहीं, अभी के लिए आप एनसीईआरटीज कवर कर लीजिए, अपनी जो ब्रिज कोर्स है उसके साथ एनसीईआरटी कवर कर लो, ठीक है। उसके बाद टीचर्स ने जो होता है ना, टीचर्स क्या करते हैं, अपने नोट्स कंप्लीट कैसे बनाते हैं कि उन्होंने अपनी एनसीईआरटी की किताब उठाई, एनसीईआरटी से कुछ मटेरियल उठाया, फिर उसका डेप्थ में जाने के लिए स्टैंडर्ड बुक्स उठाई, फिर उसका करंट अफेयर उठाया, अब उससे रिलेटेड कोई पीवाईक्यू आया तो वो उठाया, इन सारी चीजों को कंपाइल करके वो अपने नोट्स बनाते हैं, अच्छा। ठीक है। ओके, तो तो उसमें सारी चीजें कवर कर ली, ठीक है। अब वो आपको पढ़ाएंगे उस नोट से। अच्छा, मतलब मैं एनसीईआरटी अभी से ही खुद से कवर करना स्टार्ट कर दूँ? स्टार्ट कर दीजिए। अच्छा अच्छा, ओके, थैंक यू सर। ओके, कोई बात नहीं। जानवी आप अपना डाउट पूछ सकते हो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा फर्स्ट डाउट है कि ऑप्शनल कब से स्टार्ट करना चाहिए और ये ऑप्शनल कवर करना चाहिए? हाँ ठीक है, ऑप्शनल आप स्टार्ट कीजिए, अभी तो मत स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। आपको क्लासेस के दौरान स्टार्ट करवाया जाएगा ऑप्शनल, तो जब क्लासेस के साथ ऑप्शनल स्टार्ट हो तब स्टार्ट शुरू कीजिएगा। अभी आपको फिलहाल इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं, पहले आप जीएस का थोड़ा सा फाउंडेशन बनाइए, वो बन जाएगा तब आपके ऑप्शनल की क्लासेस शुरू होंगी। उन ऑप्शनल की क्लासेस के साथ शुरू कीजिएगा अपने ऑप्शनल की प्रिपरेशन, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला कि आपको एक प्रॉपर शेड्यूल दिया गया है इन 3 सालों का, उन 3 सालों के अंदर कैसे तैयारी करवानी है ये हमारे ऊपर है। हम तैयारी करवाएंगे बशर्ते आप बस तैयारी करो, ठीक है। जी सर।
सर एनसीईआरटी को कितनी टाइम रिवाइज करने की जरूरत है, कब तक, मतलब मैं स्टैंडर्ड स्टार्ट कर दूं तब तक या फिर पूरे टाइम तक? ठीक है, एनसीईआरटी आपको रिवाइज नहीं करना है, एनसीईआरटी आपको सिर्फ पढ़ना है। ठीक है, सिर्फ पढ़िए। वन टाइम? हाँ जी। ओनली वन टाइम पढ़ूं? हाँ, सिंगल टाइम पढ़िए, उसको समझना है, सिर्फ समझना है। आपको सिर्फ समझना है एनसीईआरटी। अब देखिए, आप इस एज में हैं जहाँ पे आपको एनसीईआरटी बहुत इजी लगने वाली है। तो जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, सिर्फ उसको समझ लो, दैट्स इट। आपको ना रटने की जरूरत है, ना रिवाइज करने की जरूरत है, क्योंकि जो रिवाइज करने वाला काम है वो आपके नोट्स के अंदर आपको मिलेगा। ओके सर। ठीक है। और सर इसी और सर न्यूज़पेपर के लिए वीडियो या फिर न्यूज़पेपर में सर ने बताया था क्लास में कि आप कुछ भी ले सकते हो, तो एथिक्स के लिए भी न्यूज़पेपर से कवर करना होगा या फिर वीडियो से कवर हो जाएगा? नहीं नहीं, मेरा सिंपल सा एक सोल्यूशन ये है इस चीज का कि आप फिजिकल न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालिए शुरुआत से। तो जितना फिजिकल न्यूज़पेपर पढ़ेंगे उतना बेहतर है। उसको आपको हेल्प करने के लिए अगर आप वीडियोस देखना चाहते हो, एनालिसिस वीडियोस देखना चाहते हो, तो वो देख लो, बट फिजिकल न्यूज़पेपर प्लीज खुद से पढ़िए। सर इंटरव्यू के लिए बैच में क्या क्या है? हाँ जी। इंटरव्यू के लिए बैच में क्या क्या है? इंटरव्यू के लिए यस सर। इंटरव्यू के लिए जानवी, अभी तो बहुत दूर की बात है, पहली बात तो इंटरव्यू, ठीक है। बट जैसे जैसे आप जैसे अगर आपने प्री क्लियर कर लिया, तो प्री के लिए सबसे पहले हमारे यहाँ पे सृजन प्रीलिम्स प्रोग्राम होता है, उसमें बच्चों को एनरोल करवाया जाता है जो पोटेंशियल स्टूडेंट्स होते हैं, जिन उसके लिए एक एग्जाम लिया जाता है। जो बच्चे क्लियर करते हैं उनको सृजन प्रीलिम्स प्रोग्राम में नर्चर किया जाता है। उसके बाद फिर सृजन ये सर मेंस प्रोग्राम। हाँ जी। हो जाएंगे, इसमें एनरोल फ्री में हो जाएंगे या फिर उसके लिए अलग से फीस लगेगी? आपकी आवाज नहीं आ रही है जानवी। हेलो। हेलो हेलो। सर। हाँ। तो सीजन बैच में हम फ्री में एनरोल हो जाएंगे या हमें हाँ, अलग से उसकी फीस लगेगी? नहीं नहीं, सृजन बैच के अंदर क्या होता है कि एक एग्जाम लिया जाता है, तो जो स्टूडेंट्स फाउंडेशन के हैं उनके लिए फ्री होता है सृजन। ठीक है। अभी तक तो यही इन्फॉर्मेशन है, बाद में मैं कह नहीं सकता, बट अभी तक तो फ्री होता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो ऑलरेडी फाउंडेशन के स्टूडेंट है। तो अगर आप क्लियर करते हो वो एग्जाम, तो वो आपको फ्री में एनरोल कर लेंगे। उसके बाद आपको नर्चर किया जाएगा। फिर उसके बाद सृजन मेंस आता है, अगर आपने प्री क्लियर किया तो उसमें आपको एनरोल किया जाएगा। अगर सृजन मेंस में आप मेंस भी क्लियर कर लेते हो, तो एक आईजीपी प्रोग्राम है हमारे यहाँ पे, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, उसमें आपको एनरोल किया जाता है। ठीक है। तो हर प्रोसेस के लिए एक अलग अलग प्रोग्राम है आप लोगों की, बशर्ते आप वो सारी प्रोसेस, आप सारे एग्जाम्स क्लियर करते जाओ बस। ऑनलाइन चलेगी या फिर ऑफलाइन चलेगी? दोनों चीज, दोनों में मिलता है ये फैसिलिटी। सर टेस्ट कब से स्टार्ट होंगे? हाँ जी। टेस्ट कब से स्टार्ट होंगे? टेस्ट यस सर। पहले कोर्स शुरू होगा, उसके बाद टेस्ट शुरू होगा। ठीक है। तो डेली बेसिस पे आपका टेस्ट होगा। ठीक है। आपको डीपीपी डीएमपीज मिलेंगे, पर पहले क्लासेस शुरू होने दो, उनके साथ साथ में आपको डीपीपी डीएमपी होना स्टार्ट हो जाएगा। और सर ये मेंटोरशिप वेबिनार में कहाँ से कनेक्ट करते हैं? मैंने एक फ्रेंड से लिंक पाया, उससे मैंने कनेक्ट किया है, मुझे समझ नहीं आया आप थोड़ा सा। आप क्लास में जाइए, आप अपने पोर्टल पे जाइए, पोर्टल के अंदर आपको ऑल क्लासेस का ऑप्शन दिखेगा, ऑल क्लासेस के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। वहां पे आपको चार चीजें देखने को मिलेगी, डिस्क्रिप्शन एंड वहां पे। तो ऑल क्लासेस पे जैसे ही जाएंगे, तो ऑल क्लासेस के ऊपर एक बैनर बना आता है, बैनर पे लिखा होता है गेट अ कॉल बैक फ्रॉम मेंटर। उस पे क्लिक करोगे तो आपको गूगल फॉर्म मिल जाएगा। सर वो तो मेंटर के लिए, ये मेंटोरशिप वेबिनार जहाँ से ओपन कहाँ से होगा, ये जूम मीटिंग अच्छा, सेशन? मेंटरशिप वेबिनार के लिए आपको अनाउंसमेंट सेक्शन में मिलेगा। वो नोटिस सेक्शन में होगा? हाँ, अनाउंसमेंट, हाँ, नोटिस सेक्शन में जो है वहां पे आपको मिल जाया करेगा। लिखा नहीं था अनाउंसमेंट सेक्शन नोटिस में। वही मिलता है, आप वहां पे जाके चेक करोगे तो आपको मिलेगा बैच में। ओके, इसके ठीक लिए है। कोई गाइडेंस मिल सकती है, कोई वीडियो कहाँ से सीखने की? हाँ, चलिए। तरुण, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, प्लीज पूछ लीजिए। गुड इवनिंग सर। इवनिंग। सर एक्चुअली मैंने प्रिपरेशन पिछले साल स्टार्ट कर दी थी मई से। तो मैं स्टैंडर्ड स्टार्ट कर दिया था मैंने, ये एम लक्ष्मीकांत और बाकी सारी स्टैंडर्ड बुक से। तो अभी मैंने पीडब्ल्यू वाला बैच लिया, तो मुझे कुछ चीज़ें दिखी जो कि एम लक्ष्मीकांत में तो है जैसे, लेकिन इसमें नहीं है।
आपके एनसीआर ये जो ब्लैक एडिशन है या जो भी है, तो उसमें ऐड नहीं है, जैसे कि हमारे उसमें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स नहीं है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स प्री में या मेंस में कहाँ पूछा जाता है, मेरे को ये बताओ। सर लेकिन लक्ष्मीकांत में तो है, तो मतलब हमें स्किप करना है वो? नहीं लक्ष्मीकांत, हाँ एग्जैक्टली, लक्ष्मीकांत के अंदर हर चीज जो दी हुई है वो जरूरी नहीं है कि पूछा जाए। अच्छा, और भी काफी सारे। लक्ष्मीकांत में एक चैप्टर है इलेक्टोरल बिहेवियर पे, ठीक है, कोई नहीं पढ़ के जाता। अच्छा, और भी काफी सारे टॉपिक है सर अभी। ये तो पूरा एक मतलब एक यूनिट ही नहीं है, लेकिन और भी छोटे छोटे टॉपिक्स है जो कि नहीं है। तो जैसे कि अब पेपर जो होता है यूपीएससी का वो अनप्रेडिक्टेबल होता है, तो अगर बाय एनी चांस अगर वो आया तो फिर, और हम पीडब्ल्यू में वो चीज नहीं हो तो? नहीं देखो, सबसे पहली चीज तो क्लास में आपको सारी चीजें कवर करवाई जाएंगी, ठीक है। क्लास के बाद आपको वो चीज पढ़नी है। अब ऐसा नहीं है कि आपको किताब से जो चीजें हैं वो मतलब कम मिलेंगी या सब कुछ, आपको दोनों को मिला के कंबाइंड कोर्स कंप्लीट करवाया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि कुछ छूट जाए। और एक टीचर जब अपने लिए मटेरियल प्रिपेयर करता है ना खुद बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो वैसे वो कहीं कमी नहीं छोड़ना चाहता, तो वो कहीं कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ओके चलिए, आदित्य आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मैं ये कह रहा था कि जो एनसीईआरटी हमारी स्टार्ट होगी। हेलो। हाँ हाँ बोलिए आदित्य। सर ये जो हमारी एनसीईआरटी स्टार्ट होगी ये हमारी कब से लेके कब तक चलेगी? एनसीईआरटी, ये जो एनसीईआरटी स्टार्ट होंगी ये हमारी कब से लेके कब तक खत्म तक कब तक हो जाएंगी? नहीं आपको एनसीईआरटी की जो क्लासेस है, एनसीईआरटी जो आपका ब्रिज कोर्स है ना, इसी में एनसीईआरटी पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो उसके साथ में आपको अपनी एनसीईआरटी खुद से पढ़नी पड़ेगी। तो ये अभी तो मेरे ख्याल से, मतलब हाँ इसके बाद आपकी जब जो रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होंगी तो आपको नोटिफाई किया जाएगा पहले। और सर ये जो हमारे जो लेक्चर होंगे जैसे कि उसमें क्लास मतलब पहले कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट होगा? शेड्यूल आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा, ठीक है। इतना उतावला नहीं होना होता। आपके नोटिफिकेशन सेक्शन के अंदर सारी चीजें अपलोड की जाएंगी, सब कुछ आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, सब कुछ बताया जाएगा। डोंट वरी अबाउट इट। कब से स्टार्ट होना है ये भी बताया जाएगा, क्या सब्जेक्ट स्टार्ट होगा ये भी बताया जाएगा, उसके अगला क्या सब्जेक्ट है, कितने दिन लगेंगे, कितनी क्लासेस लगेंगी, सब कुछ बताया जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट इट, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो। और सर ये जो प्रारंभ बैच में ऑप्शनल भी ऐड है क्या? ये एक बार जहां तक मुझे पता है वहां तक तो है, ऑप्शनल एडेड है। बट अगर नहीं होगा तो आप लोगों को नोटिफाई किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू सर। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। इट वाज अमेजिंग टॉकिंग टू यू। बाकी अगर किसी बच्चे के, कुछ लोगों के मेरे को पता है डाउट बच गए हैं, पर हम लोगों के पास समय की थोड़ा सा कांस्टेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम जो भी बच्चे जिनको डाउट बच गया होगा वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आज हम लोगों ने काफी सारे डाउट डिस्कस किए, बट नेक्स्ट टाइम हम श्योर मैं कोशिश करूंगा बाकी और लोगों के भी डाउट मैं ले सकूं, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।